हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ कुछ सवाल है तुमसे सीजन 1 अनलॉकडाउन। आज के हमारे गेस्ट का नाम अभिषेक विक्रम सिंह है और हमारे एपिसोड्स के रिलीज के अकॉर्डिंग ये हमारे ऐसे पहले गेस्ट है जिन्होंने पिछले साल ड्रॉप किया था। इसके अलावा अगर मैं अभिषेक के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँ तो यही बोलूंगा कि इनको डिजाइनिंग में काफी इंटरेस्ट है। अगर आप लोग अभिषेक से कनेक्ट करना चाहें या फिर उसका पेज एक बार चेक करना चाहें तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले बस एक चीज बताना चाहूंगा, ये एपिसोड पूरा का पूरा स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल है, तो अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है इस एपिसोड को पूरा देखने का तो आप लोग स्पॉटिफाई पे इसको सुन भी सकते हैं कभी भी। स्पॉटिफाई की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी के साथ चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। कुछ सवाल है तुमसे कुछ सवाल है। हाँ तो अभिषेक भाई सबसे पहले थैंक यू ये शो पे आने के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे एक बहुत ही मतलब कि सरप्राइजिंग मतलब ये लगा कि जब मैंने ये शो का इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला था, जब पहला एपिसोड आया था, दूसरा एपिसोड आया था, तो जैसे तुमने हर बार अप्रिशिएट किया था और मैंने जब भी तुमसे पूछा था कि भाई मतलब तुम भी आना चाहोगे। हाँ तो एक मिनट तो बोलो। मैं बहुत एक्साइटेड था, पता है। मैंने बहुत लोगों को देखा, जैसे मैंने खुद का आर्ट पेज खोला, तो अपने रिव्यू का खोला, लेकिन ये टॉक शो वाली चीज काफी नई थी, तो मैं उस चीज के लिए काफी एक्साइटेड था कि यार ये चीज देखनी है, कैसे जाएगी। तो नहीं, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे वो तुम जैसे उस टाइम बोल रहे थे कि भाई अभी मैं बाद में आऊंगा, फिर अचानक से मुझे तुम्हारा फोन आता है कि भाई चलो एपिसोड शूट करते हैं। तो ये अचानक से ऐसा क्या तुमको दिखा शो में? बेसिकली मैं ये ऑडियंस के लिए वो तुमसे ये आंसर चाह रहा हूँ ताकि अगर उन लोगों को वो लोग भी तुम्हारे जैसे वो माइंडसेट में रहे होंगे पहले वाले, तो वो भी आना पसंद करें। शर्वांश का वीडियो देखा तो मुझे लगा काफी इंटेलेक्चुअल है भाई, काफी इंटेलेक्चुअली बात करनी होगी। फिर मैंने अपराजिता का वीडियो देखा तो मैंने काफी फन उसका एपिसोड था, तो मैंने कहा यार मजे सिर्फ करने हैं तो फिर जितनी जल्दी आ सके। मुझे लगा था शायद क्यू में और लोग हो तो मेरे को आते आते शायद अक्टूबर लग जाएगा, मैंने कहा तुरंत कर सकते हैं, तो मैंने कहा इससे बेटर फिर क्या होगा, आओ तुरंत किया जाए। बिल्कुल तो थैंक यू एक बार फिर से आने के लिए। और मैं व्यूअर्स को यही बताना चाहूँगा कि अभिषेक जैसे हमारे इस शो में जब ये शूट हो रहा है अभी, तो ये हमारे पहले ऐसे गेस्ट हैं जो मतलब ड्रॉप ईयर वाले में से आते हैं। अभी तक के जितने गेस्ट आए हुए थे वो जैसे कॉलेज में उनको वो लोग चले गए थे, उनको 1 साल हो गया कॉलेज का, लेकिन अभिषेक जो है उसने मतलब ड्रॉप लिया था। तो क्या कहते हैं अभिषेक, जैसे तुमको क्या लगता है कि कॉलेज वाले लोगों में और ड्रॉप ईयर वाले लोगों का जो लॉकडाउन एक्सपीरियंस है वो कितना अलग रहा? क्योंकि देखो जैसे मीम्स में तो हम लोग देख रहे थे कि ड्रॉप ईयर वाले बोल रहे हैं कि भाई मेरी जिंदगी तो पहले भी लॉकडाउन में थी, तो वो हंसी मजाक के लिए तो ठीक था, लेकिन अगर जैसे प्रैक्टिकल और जैसे रियलिटी में बात की जाए तब तुमको क्या लगता है कि वो कॉलेज और ड्रॉप ईयर वालों के लॉकडाउन एक्सपीरियंस में कितना डिफरेंस रहा होगा या फिर है अभी? मैंने तुमसे ये चीज बात पहले भी की थी कि हम बचपन से क्लास 1 से अगर कंसिडर किया जाए तो हम स्कूल जाते थे, ठीक है, और हम अपना मेजर टाइम लाइफ का स्कूल में स्पेंड करते थे, या स्कूल लाइफ, या हमको ऐसे ही जाना जाता था कि हम स्टूडेंट हैं। तो 12 साल हमने स्कूल में गुजारा। फिर जो बच्चे डायरेक्टली कॉलेज चले गए तो उनके लिए वो चीज कंटिन्यू रही, वो स्कूल स्टूडेंट से कॉलेज स्टूडेंट बन गए, तो उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, वो शिफ्ट हो गए, सिटी शिफ्ट हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। हम लोग ड्रॉप ईयर वाले क्या थे कि घर पे रहना शुरू किया, ठीक है, और फिर वो एक नया एक्सपीरियंस था कि यार अब दिन भर घर पे रहना पड़ रहा है। इवन दो दिन में कोचिंग जा रहे थे, जैसे मैंने ऑनलाइन कोचिंग की थी तो मैं तब भी घर पे था। ये चीज जो हमने एक्सपीरियंस ड्रॉप के स्टार्ट में की थी वो तुम लोगों ने एक्सपीरियंस की जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, क्योंकि तुम लोग फिर पहली बार ऐसा हुआ कि आप घर पे आ रहे हो और आपको हर चीज घर से करनी है, ऑनलाइन पढ़ना है, और कुछ लोग ग्रोसरीज भी ऑनलाइन मंगा रहे थे। तो मैं ये कहूँगा डिफरेंस इतना था, डिफरेंस सिर्फ मेरे हिसाब से टाइम का था। हमने चीजें एक्सपीरियंस की हैं सेम, बट हमने ये चीज पहले कर ली और तुम लोगों ने वो लॉकडाउन के बाद करा। अच्छा, तो जैसे मतलब यहाँ पे जो एक छोटा सा सवाल कि जो तुमने अभी ऑनलाइन कोचिंग वाला मेंशन किया, तो तुमको क्या लगता है कि जैसे ये जो ऑनलाइन कोचिंग और हम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो ये ऑनलाइन क्लासेस वाला, तो क्या ये मतलब
फ्रूटफुल होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं क्या? कि जैसे ऑनलाइन, और तुम क्या प्रेफर करते हो, ऑनलाइन कोचिंग या फिर ऑफलाइन? देखो कॉलेज का मैंने क्लासेस तो मैंने की नहीं है, मुझे पता नहीं उनका सिलेबस या पढ़ाई कैसी होती है, तो मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। लेकिन मैंने जैसे 2 साल 11th-12th में ऑफलाइन कोचिंग की तुम्हारे साथ ही, फिर ड्रॉप ईयर में ऑनलाइन कोचिंग की। मैं इतना कह सकता हूँ कि ऑनलाइन कोचिंग पैसे के मामले में और लाइक पढ़ाई के मामले में ऑफलाइन कोचिंग से बेटर होती है, अगर ढंग से पढ़ाई की जाए और रेगुलरली पढ़ा जाए। मतलब कि बच्चा, सॉरी एक मिनट बस, बच्चा अगर जैसे 100% ऑनेस्ट हो खुद से, तो ऑनलाइन कोचिंग। जैसे मेरी क्लासेस डेली होती थी 6 घंटे की ऑनलाइन, लाइव क्लासेस चलती थी, टीचर से आप पढ़ते थे। इतना बस ऑफलाइन ऑनलाइन में इतना डिफरेंस होता है कि अगर आपको किसी चीज में बहुत ज्यादा फंस रहे हो, जैसे ये टॉपिक है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑफलाइन में क्या होता है तुम टीचर के पीछे पढ़ सकते हो कि सर अब मैं आज क्लास के बाद रुकूंगा और पढ़ के जाऊंगा। ऑनलाइन में इतनी हेल्प नहीं मिल पाती है। ऑनलाइन में आपको क्या होता है कि आप बार बार सर टीचर को व्हाट्सएप कर सकते हो, वो आपको सोल्यूशन भेज सकता है, तो वो एक कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। वरना अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करने की आदत हो, मेरे को इतनी नहीं है, मैं ऑनेस्टली बोलूँ मेरे को सेल्फ स्टडी की इतनी आदत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनेस्ट हो तो हाँ ऑनलाइन कोचिंग काफी फ्रूटफुल रहता है। अच्छा, तो भाई जैसे जनरली मैं ये सवाल थोड़ा एपिसोड के एंडिंग तक पूछता हूँ, लेकिन जैसे फैमिली के साथ जो तुम्हारा जो बॉन्डिंग रही, तो जैसे अभी इस वजह से ला रहा हूँ क्योंकि वो कॉलेज वालों का जो लॉकडाउन एक्सपीरियंस और जो ड्रॉप ईयर वालों का था, वो जैसे बताया तुमने थोड़ा ड्रॉप ईयर वालों को पहले ही मिल गया था, ठीक है। तो जैसे जितने भी अभी तक गेस्ट आए वो बेसिकली कॉलेज वाले थे, उन्होंने बताया कि फैमिली के साथ उनकी बॉन्डिंग इस लॉकडाउन में काफ़ी वो जैसे स्ट्रांग हुई या फिर अच्छी हो गई और ज़्यादा, ठीक। तो जैसे मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि भले ही ड्रॉप ईयर में थे, लेकिन जैसे एक होता नहीं कि घर के अंदर ही रहना, ठीक है, 24 घंटे, ये लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ, तो जैसे तुम्हारे अकॉर्डिंग ड्रॉप ईयर वाले फैमिली के साथ एक्सपीरियंस और लॉकडाउन वाले फैमिली के साथ एक्सपीरियंस में कितना चेंज देखने को मिला जब 24 घंटा साथ में रहने लगे? लाइक ड्रॉप ईयर का बोला जाए तो ड्रॉप ईयर और लॉकडाउन का फर्स्ट डिफरेंस तो ये था कि काम, ड्रॉप ईयर वालों का ये था कि जैसे हम लोग ने ड्रॉप लिया तो फैमिलीज का सिर्फ पहले ये था कि तुमको साल वेस्ट नहीं करना है, तुम्हें पढ़ना है और किसी चीज में ध्यान नहीं लगाना है। लॉकडाउन वालों का क्या था कि बेसिक उनका टेंशन, वो इसलिए घर नहीं आए थे पढ़ने के लिए, वो किसी वजह से घर आए थे, पैंडेमिक की वजह से घर आए थे, तो उनकी फैमिली का इतना कोई प्रेशर या किसी चीज का वैसा प्रेशर नहीं था। फिर दूसरी चीज जिसमें हम दोनों की सिचुएशन सेम थी कि घर के काम करना, ठीक है, वो चीज दोनों की सेम रही। लाइक शुरू में हमने थोड़ा रेबल किया कि यार ये हम नहीं करते थे, ये हम नहीं करते, लेकिन इवेंचुअली हमने वो घर के सारे काम करना सीख लिया, तो वो चीज रही। तो बाकी आई गेस में वही चीज है, सिर्फ टाइम का डिफरेंस रहा है कि हमने वो चीज 6 महीने पहले सीख ली, तुम लोगों ने वो चीज 1-2 महीने में सीख ली। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे एक ये सवाल है कि जैसे मैं तुमको तो जैसे पर्सनली जानता हूँ, तो जैसे तुम्हारे घर की सिचुएशन नहीं पर्टिकुलरली, लेकिन इन जनरल जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये ड्रॉप ईयर वालों के लिए लॉकडाउन कितना स्ट्रेसफुल रहा होगा, क्योंकि जैसे वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन थी कि मतलब एग्जाम्स पोस्टपोन होंगे कि नहीं होंगे, तो जैसे ड्रॉप ईयर वालों के लिए लॉकडाउन कितना स्ट्रेसफुल रहा था इन जनरल? जैसे इन जनरली बोला जाए तो हम लोगों के लिए वो लॉकडाउन वाला फेज फन रहा, लेकिन गिल्ट वाला बहुत रहा कि हम फन कर सकते थे लेकिन बिना गिल्ट के नहीं, क्योंकि हमारा ये होता था कि मार्च आ गया तो हमने सोचा कि यार अब 1 महीना बचा है, अब तो बस एग्जाम दे लेंगे और फिर टेंशन खत्म, कॉलेज जाना वाना स्टार्ट में। हमारा ये था कि मई और जून एक ऐसा फेज आ जाएगा इसमें थोड़ा चिल कर सकते बिना गिल्ट के, एग्जैक्टली, तब तक कॉलेज गए नहीं होंगे और एग्जाम्स हो चुके होंगे। फिर क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया, एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, एग्जाम्स चले गए सीधे जून में, ठीक है। फिर हमारा गिल्ट फेज शुरू हुआ कि अब ऐसा भी नहीं कि यार हम लोग अब दिन भर पढ़े, ऐसा भी नहीं है भाई, प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो मस्ती भी करनी थी। मैंने पबजी खेला, लूडो खेला, क्या क्या नहीं खेला, लेकिन वो गिल्ट के साथ आता था कि यार अभी एग्जाम हुए नहीं है और इतनी मस्ती करनी नहीं चाहिए, लेकिन यार कुछ करने को भी नहीं है तो मस्ती तो करनी पड़ेगी, तफरी करनी पड़ेगी। फिर जून तक पहुंचे तब वो कह रहा फाइनली एक बार करके खत्म हो, फिर भाई फिर टेंशन फ्री गेम खेलेंगे। फिर वो जुलाई में हो गया, फिर जुलाई में नाटक शुरू हुआ, फिर वो सितंबर में हो गया, तो फिर इवेंचुअली फिर ये हो गया कि अब पढ़ाई तो नहीं हो रही थी और ना गेम हो रहा था
अब सिर्फ गुस्सा आ रही थी कि यार जल्दी करा के खत्म करो बस। तो ये चीज थी। तो जैसे अभी जो शूट हो रहा है, मैं वो यहाँ एक बस छोटा सा कंटिन्यूएशन वाला सवाल कि अभी जब ये शूट हो रहा है तो अभी के अकॉर्डिंग जेई का रिजल्ट अभी अभी आया है, और इसका मतलब ये इम्प्लाई ये करता है कि जेई के एग्जाम्स हो चुके हैं, तो और अभी जो शूट हो रहा है तो कल नीट का एग्जाम है, तो तुमको क्या लगता है कि और पोस्टपोन होना चाहिए? जैसे ये तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन है कि और पोस्टपोन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, और क्यों? नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। देखो पहले हमें ये चीज, क्योंकि पहले गवर्नमेंट थी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो लाइक स्पेसिफिकली ये चीज नहीं बता रहे थे कि एग्जाम्स कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। वो बस लड़ाई चल रही थी, एक साइड बोल रही ना कराओ, दूसरी साइड बोल रही कराओ। लेकिन जब जैसे मैं जेई दे के आया तो मैंने ये चीज देखी कि हाँ सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, और लाइक सिस्टम्स पे भी एक सिस्टम छोड़ के बिठाया जा रहा है, हर स्टेप पे सैनिटाइजेशन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एग्जाम हो गए एंड नीट का कल होना चाहिए। ये चीज मैं मानता हूँ कि दिस वाज अ गुड स्टेप कि अब फाइनली चीज होके खत्म हुई। अच्छा, जैसे मैं यहाँ पे फाइनली कॉलेज जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक और चीज ये पूछ रहा था कि जैसे तुम्हारे कहने का मतलब कि जैसे गवर्नमेंट ने अपनी तरह से वो किया, जैसे मुझे कुछ जगह से सुनने को आया, जो मेरे कुछ और दोस्त दे के आए कि वो बता रहे थे कि जैसे पेरेंट्स काफी ज्यादा जैसे वॉयलेट कर रहे थे वो जो क्या कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के जो नॉर्म्स थे। तो जैसे क्या लगता है कि मैं यहाँ पे एक बहुत ही आउट ऑफ द वो जैसे टॉपिक सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कहते हैं हम इंडियंस का ये जो हर रोज जो केस इतने बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कितना बड़ा योगदान है? ये हमारे इंडियंस का यार अच्छा पूरा देखो, अगर हम इस चीज से इतना अफेक्ट हो रहे हैं तो पूरा योगदान भी हमारा ही है। अब जैसे मैं गोमती नगर में रहता हूँ एंड मेरे घर के जस्ट बगल में मार्केट है, एंड मैं यार ये चीज देखता हूँ कि जब शुरू में ये चीज हुआ था कि हर मार्केट अगर ऑल्टरनेट डेज और इवन डेज पे खुलेगी और फिर बिना मास्क के कोई अंदर जा नहीं सकता। अब मैं यह चीज देखता हूँ कि अगर कोई ब्रांडेड शोरूम नहीं है तो उसके अलावा जितने भी लोकल शॉप्स थे एंड बिजनेसेस थे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मास्क लगा के जा रहे हो नहीं जा रहे हो और कोई टेम्परेचर नहीं, आओ अपना सामान लो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, तो मतलब जैसे सुबह एक पत्रकार पे सीन होता है कि जो डे लेबर्स होते हैं वो सुबह वहां जाते हैं, लाइक दे फाइंड वर्क, यार ये तुम काम दोगे। तो पहले भी सीन यही होता था कि सुबह बहुत, अगर तुम 6-7 बजे पत्रकार जाओ तो बहुत क्राउड होता है। वो सेम चीज अभी भी है। तो जैसे मतलब क्या कहते हैं, बोलो। एंड पुलिस का लाइक मैं देखता हूँ कि उनके पास अथॉरिटी है, वो ये चीज इम्प्लीमेंट करा सकते हैं कि यार आपकी शॉप में कोई मास्क नहीं पहन रहा है या कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, उनको भी क्या ही फर्क पड़ रहा है, जो चल रहा है चलने दो। तो जैसे मतलब यहाँ पे जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जैसे इंसान को सबसे ज्यादा प्यारा तो जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं, अपनी जान। जैसे ये जो मतलब मुझको लगता है कि जो लोकल वेंडर्स हैं ये बेसिकली अपनी जान इस तरह से बताना चाहते, अपनी जान के लिए ये लोग क्या कहते हैं खोल रहे हैं कि जैसे मतलब अगर पैसा इन लोगों की सोर्स ऑफ इनकम वही है, तो अगर वो लोग जैसे पैसा नहीं कमाएंगे तो वो लोग वैसे भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे एक होता नहीं कि वो जो बोले कि हम लोग एक सोसाइटी में रहते तो एक दूसरे इंसानियत के नाते ही अगर जैसे वो क्या कहते हैं मुझको मालूम नहीं कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है कि जैसे अगर वो इन लोकल वेंडर्स को फ्री के मास्क दे दिए गए होते कि चलो ठीक है वो एटलीस्ट मतलब थोड़ी सी सेफ्टी इन लोगों की रहती तो बेटर होता। तो इस पे तुम्हारा क्या कहना है कि मतलब ऐसा होना चाहिए था? मैं यार ये कहता हूँ कि जैसे शॉप ओनर्स होते हैं, लोकल शॉप ओनर्स, जिनका यार ये होता है कि अगर वो शॉप नहीं खोलेंगे तो कैसे अपनी फैमिली चलाएंगे। तो यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो शॉप्स बंद कर दें या पूरा लॉकडाउन वापस हो जाए और कुछ ना खुले। मैं और भी, अगर तुम पता है, अगर अच्छी शॉप्स देखो जो ब्रांड्स की शॉप्स होती हैं तो उनके में कोई ज्यादा खास वो चीज नहीं होती है कि बहुत उन्होंने हाईटेक चीज लगा रखी। उनका बस ये होता है कि डोर पे एक गार्ड है, वो तुमसे कहता है कि भैया बिना मास्क के अंदर मत जाओ, तुम्हारा टेम्परेचर लेता है, कॉपी में नोट करता है, सैनिटाइज करता है, फिर तुमको अंदर भेजता है।
अच्छी अगर सुपर मार्केट्स और बिग बाजार टाइप्स या स्पेंसर्स टाइप, तो वो तुमसे क्या कहती हैं कि वो तुम्हारा ये होता है कि एक समय पे अंदर सिर्फ 10 या 15 लोग जा सकते हैं। तो लोकल बिजनेस जो होते हैं वो भी ये चीज कर सकते हैं कि हाँ आप मास्क लगा लीजिए या एक समय पे सिर्फ 5 ही लोग को अंदर भेजो या एक बाहर गार्ड लगा दो, बट उनके अंदर को ऐसा भी नहीं है कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज की कि यार कोरोना ऐसे फैल सकता है। वो इग्नोरेंस है उनकी कि यार अब फैल ही रहा है और सबको फैल रहा है। उनकी मैं चीज सुनी अपने कानों से। लाइक मैं एक रेस्टोरेंट में था एंड वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय आया, ठीक है, तो जो लाइक वेटर था उसने उससे बोला कि तुम सैनिटाइज कर लो और हेलमेट को कहीं भी नीचे मत रखना, हाथ में पकड़े रहना। तो वो गरियाने लगा, वो कहता है कि इतने लोग उससे एक्सीडेंट से मर जाते हैं, इससे मर जाते हैं, तो कोरोना से मरेंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो मैंने कहा यार ऐसे तो मैंने कहा यार ऑनलाइन फूड तो डिलीवरी तो नहीं करानी है, खुद जाके ले आना, लेकिन ऐसे लोगों को डिलीवरी नहीं करानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो इग्नोरेंस है और एरोगेंस है। तो वही मतलब जैसे कि हम ही लोगों का ये केसेस बढ़ने में सबसे ज्यादा हाथ है इवेंचुअली। और नहीं तो क्या, किसका हाथ है यार? अब कोई ऐसी चीज थोड़ी ना है कि वो अपने आप जादू से बढ़ती जा रही है हम यार कि हमें पता नहीं यार ये कैसे हो गया, बढ़ नहीं रहा। वो तो हम खुद चीज देख रहे हैं, अनलॉकडाउन हो रहा है, ठीक, गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, ऐसा नहीं था स्टेप्स नहीं लिए, लेकिन अब वही होता है ना, वो क्राउड माइंडसेट होता है कि एक आदमी गलत कर रहा हो तो उसको पॉइंट आउट कर दिया जाता है कि यार तुम ये चीज गलत और उसी के पीछे छुप के हम लोग भी काम करेंगे। वो 100 लोग करने लगते हैं, तो फिर जो अथॉरिटीज भी होती है कहती कर ही सभी तो कर रहे, तो क्या गलत। अच्छा चलो, ये तो काफ़ी वैसी बातें हो गई, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अब तुम्हारे बारे में बात की जाए तो तुम्हारा जो पेज है आर्ट्स बाय अभिषेक, ठीक है, तो जैसे ये जो मतलब काफ़ी मुझे तो पर्सनली काफ़ी जैसे इंस्पायरिंग लगता है काम, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? थोड़ा जैसे अगर ब्रीफ में बता सको कि कहाँ से तुम्हें लगा कि तुम्हारे अंदर कुछ है बनाने लायक, मतलब कि कुछ है स्किल, ऐसी टैलेंट। तुम ये जानना चाहते हो कि मैंने बनाना कहाँ से स्टार्ट किया, या ये जानना चाहते हो कि कब से और क्या कहते हैं तुमको तुम्हारे अंदर क्या ऐसी फीलिंग आई कि तुमको लगा कि और मुझे इसको थोड़ा और करते रहना चाहिए, कंटिन्यू करते रहना। जैसे एक होता नहीं कि वो कभी कभी हाथ ऐसे मार लिए कि वो ड्राइंग क्लास होती है तो कुछ लोग होते हैं कि ड्राइंग क्लास के लिए ड्राइंग करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनका मन करता है ड्राइंग करने, वो वाली कि जो फीलिंग आई कि मुझे और हाँ सॉरी बोलो। मैं बचपन से तो आर्ट करता था, तुमको ये चीज पता है, ठीक है, मैं कॉपीज में डूडल करता रहता था, ये ऐसे करता रहता था। फिर जब 11th में हम लोग आए तो इंस्टाग्राम पे थोड़ा बड़े इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया, तो मैंने मार्वल स्टूडियोज, तुमको पता है मेरा हर इंस्पिरेशन मार्वल से आता है। बिल्कुल, तो उसके बारे में अभी अलग बात करनी है मुझको। हाँ सॉरी कंटिन्यू। तो थॉर रैग्नारॉक का विजुअल डिपार्टमेंट का जो हेड था एंडी पार्क, तो उसका मैंने अकाउंट फॉलो किया एंड मैंने उसको देखना शुरू किया कि यार ये बंदा कंप्यूटर पे कॉन्सेप्ट आर्ट्स बनाता है और ये कितना मस्त बनाता है कि यार ये चीज़ मुझे सीखनी है लाइफ में, ये चीज़ मुझे करनी है, एंड अगर प्रोफेशनली मैं ये कर पाया तो ये चीज़ मुझे करनी है। तब मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, तो तब भी मैं ये होता था कि हाँ उसके वीडियोस देखता था और लेकिन स्टिल कॉपी में बनाता था। फिर ये चीज़ अनप्लान्ड थी, ऐसा नहीं था कि मुझे फ़ोन लेना था, वो ये था कि मेरे पापा को मेरा फ़ोन चाहिए था एंड फिर मैंने Note 9 ले लिया, ठीक है, तो मैंने उसमें पेन होता है, तो यार मैंने ये चीज़ देखी कि पेन है मेरे पास, फ़ोन है, तो मैं कोशिश क्यों ना करूँ। तो मैंने ऐसे बनाना शुरू किया, फिर सीखता गया, ऐसे 2 साल हो गए। स्किल्स थोड़े डेवलप किए। मैं ये नहीं कहूँगा मैं प्रोफेशनल हूँ या मैं अभी एकदम एमेच्योर हूँ, ऑनेस्टली बोलूँ तो एकदम एमेच्योर। फिर लगते नहीं हो मेरे से हमेशा से तुम भी ये चीज देखो, तुम थे और एक दो और लोग, काफी लोग, तुम मुझसे कहते थे अभिषेक तुम पेज क्यों नहीं खोलते हो यार, इसमें कुछ करते क्यों नहीं हो। तो मेरे पास काफी चीजें पड़ी हुई थी पोस्ट करने को जो मैं पर्सनल अकाउंट पे डालता था, लेकिन देखता था कि हाँ यार मतलब लोग हैशटैग यूज करते हैं तो उनका ज्यादा रीच होता है, लोग मेरा अकाउंट प्राइवेट है तो हैशटैग का कोई फायदा नहीं है। तो मैंने कहा यार अब क्या ही, मैं लॉकडाउन में थे, मैंने कहा कुछ करने को नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है, एक पेज बनाया जाए। तो मैंने पेज पे ऐसे सब डाल दिया। तो मैंने यार पेजेस पे और इन सब पे चीज देखी कि सपोर्ट बहुत होता है, कि कम्युनिटीज होती हैं, कि और भी आर्टिस्ट है वो तुमको ग्रुप्स में ऐड कर लेंगे एंड ऐसी काफी चीजें होती हैं। तो यार फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि हाँ यार मतलब इसमें टाइम इन्वेस्ट किया जा सकता है।
एंड फिर मैंने थोड़े पैटर्न्स बनाना शुरू किया. मैंने कहा कि चलो इस कैरेक्टर की सीरीज बनाई जाए. फिर ऐसे कर करके अभी मेरा थोड़ा मैंने बनाना बंद कर दिया क्योंकि एग्जाम का काफी प्रेशर था. बिल्कुल. अब पूरा प्लान है कि एक बार कॉलेज खत्म हो जाए तो वापस इनटू द आर्ट. अच्छा, तो जैसे मतलब ये आर्ट से अगर रिलेटेड बातें करें तो तुमको क्या मतलब कि एक ऐसी मेरा मतलब मन में ख्याल आया कि विजुअल कम्युनिकेशन तुमको क्या लगता है ये कितनी स्ट्रॉन्ग है? अगर मैं सिंपली इतना पूछूं कि विजुअल कम्युनिकेशन तुमको कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है तो तुम क्या बोलोगे? किस एस्पेक्ट में मतलब विजुअल कम्युनिकेशन? मतलब कि इन जनरल बता दो, या तो जैसे अगर तुम्हारी बात करें तो जैसे वो जो इलस्ट्रेशंस जो बोलते हैं कि क्या कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, तो जैसे विजुअली जैसे हम लोगों के लिए वो विजुअली अपीलिंग होती है, लेकिन आर्टिस्ट के लिए वो उसी में कुछ जैसे वो मैसेज डाल देता है. ठीक है, तो वही मुझको लगता है कि विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू जैसे आर्ट या फिर मतलब इलस्ट्रेशन कितना ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकता है और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है. अगर लाइक या आप अपने पूरे हार्ट से बनाते हो और पूरे डेडिकेशन से बनाते हो तो विजुअल कम्युनिकेशन काफी इम्पैक्टफुल हो सकता है. आप कुछ सोचते हो लाइक तुम ये सोचो, तुम किसी भी चीज के बारे में सोचो, तुम किसी सुंदर से बिल्डिंग के बारे में सोचो या किसी भी सुंदर से घर के बारे में सोचो, तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो बेसिकली वो एक आर्टिस्ट का, एक डिजाइनर का विजुअल एक थॉट था, सिर्फ एक ब्लूप्रिंट था, एंड उसको उसने उस चीज को एक इतनी सुंदर चीज में डेवलप किया. तो वो चीज काफी इम्पैक्टफुल हो सकती है. या फिर तुम एजेंडास देख लो या तुम पोस्टर्स देख लो किसी चीज के होते प्रोपेगेंडास के, तो वो चीज यार काफी इम्पैक्टफुल हो सकती है अगर उसको सही चीज से इम्प्लीमेंट किया जाए. अच्छा, और किसी भी फॉर्म का आर्ट, अगर वो म्यूजिक हो, वीडियो हो, तो अगर वो सही मीन से सही ऑडियंस तक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सही ऑडियंस. अगर लाइक तुम ऐसे रूम में बैठे हो जहाँ पे सिर्फ म्यूजिक लवर्स हैं और तुम एक आर्टिस्ट हो, तो वो उनको इतना अपील नहीं करेगा. तुम्हारा ऑडियंस भी सही होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अच्छा, मैं इस ऑडियंस को अगर थोड़ा जैसे और बढ़ा दूं तो जैसे मेरा यहाँ पे थोड़ा वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल सवाल कि जैसे यहाँ पे अभी मैं सिर्फ विजुअल इलस्ट्रेशंस का ही पूछूंगा, जो तुमने थोड़ा प्रोपेगेंडास वगैरह वाला बताया कि जो कॉमिक आर्टिस्ट जो नहीं होते, जो थोड़ा बहुत सरकाज़म या फिर कमेंट्री डाल देते हैं वो किसी रिसेंट क्या कहते हैं इंसिडेंट के ऊपर, पॉलिटिकल, तो जैसे हमारे इंडिया में कितना ज़्यादा इसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है विजुअल आर्ट्स को. लाइक यार तुम जैसे जिस दिन हम ये शूट कर रहे हैं तो तुमने आज की न्यूज़ पढ़ी होगी कि नेवी ऑफिसर के साथ क्या हुआ. हाँ, वो मतलब कि तो आज आई, वो कल से मतलब सर्कुलेट हो रही थी. हाँ सही, सॉरी आगे बोलो. वो चीज़ कल से तुमने वो न्यूज़ पढ़ी होगी. तो यार यही चीज़ होती है ना कि वो कुछ गलत नहीं टेक्निकली. ठीक है, हमारे पास इतनी फ्रीडम होती है कि हम अपने थॉट्स को एक एज अ आर्ट या एज अ किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जब तक वो बहुत ज्यादा वायलेंट या ऑफेंसिव ना हो, जो मतलब जिसके ऊपर लॉज ऑलरेडी बन रखे हैं. लेकिन जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे जो केसेस हो रहे हैं ना, वो जैसे ये ऐसा लग रहा है कि बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो नहीं, वही चीज होती है ना, कुछ ग्रुप के लोग इतने ज्यादा मतलब अग्रेसिव हो जाते हैं ये चीज मैं टॉपिक्स नहीं नाम करूंगा, बिल्कुल. हाँ, ऐसे जनरली बोल दो. लाइक इतने ज्यादा उनके वो हार्ट के करीब होते हैं ना कि जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल एज अ मूवी फॉर्म में देता हूँ. ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मुझे अवेंजर्स पसंद है, तुम बोलते हो तुम्हें जस्टिस लीग पसंद है. ठीक है, मैं या तो ये कर सकता हूँ कि तुमको मारना पीटना शुरू कर दूं कि तुम्हारी मूवी बहुत वाहियात है और दूसरा स्नाइडर कट निकाल के कुछ उखाड़ नहीं पाओगे तुम लोग, और ऐसे फिर मैं तुमसे लड़ना शुरू कर दूं और इंटरनेट पे ट्रोल करना शुरू कर दूं. या फिर ये कहूँ कि यार अवेंजर्स वाज गुड एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर स्नाइडर कट एंड अब देखते कि क्या चेंजेस आएंगे. यार ये दो तरीके होते हैं कोएग्जिस्ट करने के. बस वो लोगों के ऊपर होता है कि वो कैसे उस चीज के साथ गो थ्रू होते हैं. लेकिन जैसे ये मेरा पर्सनल व्यू है कि मुझको लगता है कि जो फर्स्ट एग्जांपल जो तुमने दिया वो अभी जैसे देश में काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है. मतलब
मेजॉरिटी उसी में आती है अपने अभी। तो चलो उसके बाद चीज है, क्योंकि वो चीजें काफी पॉलिटिकल है, तो उसके बाद हाँ बिल्कुल 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 टॉक अबाउट दैट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चलो फिर ये चीज सच है कि फर्स्ट वाली चीज ज्यादा डोमिनेंट है देश कंट्री में। और कंट्री की क्या बात है, वो अराउंड द वर्ल्ड तुम किसी भी कंट्री में देख लो, और हमेशा ऐसे ही होता है। लाइक हर कंट्री में अपनी इस टॉपिक को रिलेटेड इश्यूज होते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया। वो तो बेसिकली मतलब अपना देश है पहले अब पहले जैसे खुद आपस में खुद कुछ देख लें। अच्छा हाँ, तो जैसे मतलब तुमसे जैसे वो सालों से ऐसी बात होती आ रही है, तो जैसे मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा ऑन कैमरा मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सिनेमेटोग्राफी में कुछ जाने का है, मतलब कि सिर्फ जैसे तुम जैसे विजुअल आर्ट्स ही में जाना चाहते हो, कि तुम जैसे एक क्या कहते हैं मतलब कि कैमरा वाला विजुअल कम्युनिकेशन भी लाना करना चाहते हो? क्योंकि जैसे तुम्हारा जो सेकंड पेज है फोटोग्राफी वाला, तो मैं उसको भी काफ़ी ज़्यादा जैसे पैशनेटली फॉलो करता हूँ, क्योंकि कुछ जैसे बहुत ही प्यारी फोटोज़ आ जाती हैं। तो मुझको लगता है कि तुम्हारा जैसे इंटरेस्ट है सिनेमेटोग्राफी में स्पेशली, तो उसके बारे में क्या है, कुछ सोचो आगे? मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो जैसे मैं आई लव, तुम्हें पता है कि तुम्हें और मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है, एंड ये हम दोनों की लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती है। तुम्हारी लाइफ को स्टोरी वाइज एंड सिनेमेटोग्राफी वाइज एंड उन सब चीज़ों से बहुत इम्पैक्ट करती है। मेरे को जैसे डिज़ाइन वाइज, विजुअल वाइज, तो आर्ट वाइज तो मेरा हमेशा से रहा है, डिज़ाइन वाइज। कैमरा वाइज भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, बस मेरे को वो चीज़ लिमिटेशन वहाँ तक रही कि मेरे पास कैमरा नहीं, तो मैं उस चीज़ में अभी आगे नहीं बढ़ पाया। मेरे पास एक फ़ोन है, तो मेरे फ़ोन का भी कैमरा काफ़ी अच्छा है, और उससे जितनी मैं फोटोग्राफी या चीज़ें सीख पाता हूँ, मैंने सीखी लास्ट ईयर में। बट एक पॉइंट के बाद आके ना वही चीज़ होती है कि फ़ोन के भी लिमिटेशंस होते हैं, तो फिर एक पॉइंट के बाद मैं रुक गया। बट मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आता है। लाइक मैं तुमको बताता हूँ, विजुअली अगर तुम किसी मूवी से मेस्मराइज होना चाहते हो तो लायन किंग देखो या मैंडलोरियन देखो। तो यार ये मूवीज और ये शोज इस तरीके से शूट हुए हैं, लाइक वर्चुअल सेट्स के साथ या वर्चुअल रियलिटी में, वो तुम्हारे दिमाग को एकदम बूम कर देता है कि यार ये चीज कैसे शूट हुई है, एंड दिस इज लाइक द फ्यूचर। सो उस चीज में मेरा इंटरेस्ट है, सिनेमेटोग्राफी कह लो या उसको जो भी विजुअल कह लो, बट हाँ उसमें इंटरेस्ट है मेरा। अच्छा, तो जैसे मतलब यहाँ पे एक ऐसी वो मार्वल की बात की जाए, तो मार्वल से तुम्हारा हिस्ट्री थोड़ी बताओ जैसे वो बहुत जैसे मैं यहाँ पे बस हम दोनों की हिस्ट्री पहले बता देता हूँ कि बेसिकली मैं तुमको ऐसे जानता था कि तुम जैसे मार्वल के बारे में पूरे मतलब मुझको ऐसा लगता था कि तुम जैसे कॉमिक्स भी सारी पढ़ रखे हो, और जैसे तुम्हें मार्वल के बारे में बहुत कुछ ऐसे ऐसे मालूम है। तो मैंने भी जैसे हम लोगों की जो बात स्टार्ट हुई थी, तो मैंने तुमसे मार्वल से रिलेटेड एक मूवी से रिलेटेड कोई डाउट पूछा था, ठीक है? तो तुमने काफ़ी जैसे एक लंबा सा आंसर मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। उसके बाद से तो अभी हम लोग ये एपिसोड शूट कर रहे हैं, तो जैसे मार्वल में तुमको ऐसा क्या दिखा या लगा कि जो इतना गहरा कनेक्शन बन गया? क्योंकि मेरा सवाल बेसिकली है कि मैं अपना अगला सवाल अभी से थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे हम लोग अभी सिर्फ अपने देश की बात की जाए तो सिनेमा कितना इन्फ्लुएंशियल होता है अपने देश में, ठीक है? कि खासकर यूथ के माइंड को कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो तो बाद में आएगा, वो मैं तुमसे फिर से पूछूंगा। अभी बेसिकली मार्वल में तुमको ऐसा क्या दिखा जिसकी वजह से तुमको लगा कि यार जैसे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझको? मैं बचपन से वैसा रहा हूँ कि मेरे को सुपर हीरोज में बहुत इंटरेस्ट रहा है। तो बचपन में तो वो 3-4 साल बेंटेन था, ठीक है, बहुत क्रेज। फिर जब तक 7th में आए, तो 7th में आते आते फिर चला गया क्योंकि बड़े हो गए। फिर 7th में मैंने एक शो देखा, आयरन मैन आर्मर्ड एडवेंचर्स। वो लाइक पहला मीडिया था जो मैंने मार्वल से रिलेटेड देखा था, पूरा शो देखा, एंड मुझे बेसिकली ये चीज़ थी कि कूल लगा कि यार आर्मर है, ये करता है, वो करता है, ये करता है, वो करता है। फिर ऐसी चीज़ें, पर मैंने अभी तक मूवीज नहीं देखी थी। फिर आयरन मैन में इंटरेस्ट था, तो मैंने आयरन मैन 3 देखी टीवी पे। 1-2 कुछ नहीं देखी थी, सिर्फ 3 देखी।
एंड 3 के एंड में भी ऐसे, मतलब पूरी फिल्म में ऐसे सीन्स होते हैं कि यार तुमने अगर अभी कुछ ना देखा हो सुपर हीरो रिलेटेड तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। फिर मेरे को पता चला कि पहली मूवी जो मैंने एज अ MCU फैन देखी थी वो एज ऑफ अल्ट्रॉन थी। तो मैंने फिल्म देखी एंड मैंने देखा कि इसके पीछे भी इतनी सारी फिल्म्स हैं, लाइक इन्होंने यार पूरा यूनिवर्स बना रखा है, सारी स्टोरीज कनेक्टेड है। तो मैंने सब ऐसे देखा। फिर मेरा एक फ्रेंड था जिससे मैंने स्पाइडरमैन के बारे में बात किया एंड मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ नहीं आता है या मुझे कुछ नहीं पता है, मेरी इन्फॉर्मेशन एकदम गलत है मेरे दिमाग में। अच्छा। तो वो एक फेज था 9 से 10th के बीच का या 10th में ही, जिसमें मैंने ये किया कि यार मैं मूवीज देखूंगा और सब, मतलब मेरे को अपना इन्फॉर्मेशन सही करना है इसके बारे में एंड स्टोरीज के बारे में कि एग्जैक्टली होता क्या था। तो 1 साल मैंने इंसाइक्लोपीडिया, सीरियसली ये बहुत नर्ड साउंड करेगा बट मैंने इंसाइक्लोपीडियाज पढ़ी मार्वल के बारे में एंड काफी चीजें पढ़ी एंड मूवीज पढ़ी एंड थ्योरीज पढ़ी एंड बहुत चीजें पढ़ रही। तब एकदम वो मेरा प्रॉपर नर्ड फेज था। फिर तब से फिर 10th तक तो ये था कि एक नर्ड फेज था मूवी तक का। फिर मैंने लाइक जेम्स गन की वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 देखी। मुझे काफी इमोशनल लगी वो। I don't know why but that was the first film जो मुझे बहुत टच करी। ठीक है, तो I was touched and फिर मुझे यार ये लगा कि ये मूवीज मेरे को बहुत इम्पैक्ट करती है मॉरली। एंड तब से लाइक मैंने उसको एज अ मॉरल अपनी लाइफ में लेना शुरू कर दिया। एंड तब से यार तुम तो फिर जानते हो कि मैं फिर हार्डकोर फैन हो गया। फिर वो दिल में जाने लगा। हर मूवी के लिए वेट करना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना। बिल्कुल वो याद है इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वो सब कुछ एकदम जैसे अब मेमोरीज हैं तो ये मतलब काफ़ी जैसे गहरी बात हो गई कि जैसे मॉरली जैसे लोग जैसे ये बोल नहीं पाते या फिर जैसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मूवीज़ उनको मॉरली काफ़ी जैसे अफेक्ट करती हैं। ये मेरे लिए होता है, मैं ये पता है, मैं अपने लाइक जो मेरा क्लोज फ्रेंड होगा उसे ये चीज़ पता होगी कि मुझे मूवीज हो या शोज हो या जो चीज़ मेरे को बहुत क्लोज है मेरे हार्ट के, वो मुझे बहुत इम्पैक्ट करती है मॉरली। जितना शायद मुझे मेरे क्लोज वंस भी बात करके मुझे ना अगर मुझे इम्पैक्ट कर पाए तो उससे ज़्यादा मुझे टीवी शोज और मुझसे कैरेक्टर्स बोलते हैं। बिकॉज मैं बचपन से काइंड ऑफ ड्रीमर रहा हूँ, एक अपनी दुनिया में रहने वाला एंड अपने ख्यालों में। तो मेरे साथ यही होता है कि मैं भले ही अभी तुमसे बात कर रहा हूँ बट मेरे दिमाग में भी इतने सारे लोग मेरे आसपास हैं और कैरेक्टर्स मेरे आसपास है, तो वो चीज़ बिल्कुल। तो अब चलो यहाँ पे वो जल्दी से क्या मतलब कि तुम तो अपना आंसर पूरा देना, लेकिन तो मेरा वही अगला सवाल कि इंडिया में सिनेमा कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और ख़ास कर जो शब्द मैं नहीं बोलना चाहता कि बॉलीवुड जो एक टर्म बन गया है वो कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है। मैं तो इंडियन सिनेमा बोलना चाहता हूँ कि इंडियन सिनेमा कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। मैं तुमको दोनों चीज़ें बताऊंगा कि कैसे लाइक इंटरनेशनल सिनेमा भी इंडिया को कैसे अफेक्ट करता है एंड हमारा खुद का नेशनल सिनेमा भी कैसे इंडिया को अफेक्ट करता है। अच्छा एक्सक्यूज मी, यहाँ पे बस एक मिनट, यहाँ पे कोशिश करना कि थोड़ा साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजिकल थोड़ा वो रीज़न ज़्यादा अगर दे पाओ, क्योंकि बेसिकली जैसे वो लॉकडाउन बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे जैसे माइंड पे ही पड़ा है, तो मैं थोड़ा उससे कनेक्ट करना चाह रहा था इसी वजह से। वैसे तो अपना आंसर पूरा, तो मैं बस थोड़ा सा वो साइकोलॉजिकल रीज़न अगर ला सको तो वो भी ले आना। कंटिन्यू यार। मेरे हिसाब से कि जैसे अगर मूवीज से मैं तुमको ये चीज़ बताता हूँ, कोई भी काइंड ऑफ मीडिया आप बुक पढ़ते हो या कुछ भी देखते हो तो वो आपको डीपली बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर सकता है। ठीक है, एंड ऑनेस्टली पूरा जाए तो आज की डेट में बहुत ऐसी मूवीज आती हैं इंटरनेशनली भी और नेशनली भी जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर सकती हैं बहुत कुछ करने को लाइफ में। ठीक है, लाइक मैं जानता हूँ कि तुमने भी शायद, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता कौन सी मूवी, लेकिन तुमने भी कोई मूवी या कुछ देखा होगा जिससे तुम इंस्पायर हो गए कि यार मैं रिव्यू पेज खोलना चाहता हूँ। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो और अब मैं स्पेसिफिकली अगर इंडियन मूवीज के बारे में बात करूँ तो तुमको ये चीज़ पता होगी कि हर इंडियन फिल्म कॉमनली एक रोमांटिक स्टोरी के अराउंड बेस्ड होती है। ये चीज़ लाइक ये एक स्टीरियोटाइप है। ठीक है, एंड मैंने एक जोया अख्तर का एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उसने इस चीज़ को बहुत सेंसिबली जस्टिफाई किया था कि
हमारा जो कल्चर होता है वो लव मैरिज या लव वाले टर्म को वो इतना एक जनरलाइज नहीं होने देता। वो ठीक है, फिर वो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि यार लव मैरिज कर रहा है यार। तुम पता है, मैं तुम खुद की फैमिलीज में भी देख लो, भले कितने भी ओपन होते हैं, लेकिन ये होता है कि यार लव मैरिज कर रहा है एंड फिर ये वगैरह। तो ये अभी भी यहाँ पे बस मैं ये पूछना चाहूंगा कि सॉरी, ये जैसे अभी भी होता है अभी भी आजकल के जमाने में, अगर बोला जाए। मैं ये कहता हूँ कि उसने ज़ोया अख्तर ने ये बोला था कि लोग इतने डिप्रीव्ड हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में कि वो उन चीजों को बॉलीवुड की मूवीज में ढूंढते हैं, अपनी फैंटेसीज को, आई एग्री, बिल्कुल ड्रीम्स को। एग्जैक्टली इसीलिए लाइक ऑब्वियस सी बात होती है, जहाँ का जैसा ऑडियंस होता है वैसा ही कंटेंट बनता है, ठीक है। एंड इंडिया में 1.3 बिलियन लोग हैं, जिसमें मैक्सिमम लोगों का जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो दे डिप्रीव्ड ऑफ लव स्टोरीज इन देयर लाइफ। तो एक चीज तो यार ये हो गई, जैसे वो जैसे अंदर ही अंदर जैसे खुद की स्टोरी ढूंढते हैं उसमें। जैसे यही चीज लाइक सेम एग्जैक्टली सेम चीज ज़ोया अख्तर ने बोली थी कि वो अपनी खुद की स्टोरीज ढूंढने की कोशिश करते हैं उसमें। देन इसलिए लाइक इंडियन सिनेमा लाइक किसी भी काइंड का मीडिया हो, ठीक है, चाहे वो बुक्स हो, किसी भी काइंड का, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है यूथ को। लाइक तुमने भी पता है, तो तुमने भी कोई स्पेसिफिक फिल्म देख के ये चीज सोचा होगा कि यार आई शुड गो इनटू दिस पार्ट ऑफ राइटिंग, स्क्रीन राइटिंग या मूवी बनाना या रिव्यू लिखना, ठीक है। रिव्यू लिखना भी एक मूवी का ही पार्ट होता है, ठीक है, बिकॉज मूवीज एग्जिस्ट तभी आप रिव्यूज लिखते हो कि आपको मूवी कैसी लगी या प्रोफेशनली मूवी कैसे होनी चाहिए या कैसी है। तो वो चीज़ है। एंड दूसरी चीज़ यार, एक चीज़ और है कि जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए हैं तब से इंडिया का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया है। एंड वी आर गेटिंग टू सी बेटर टैलेंट ऑन स्क्रीन। और मतलब जैसे जो स्टीरियोटाइप ब्रेक हो रहा है कि सिर्फ रोमांटिक नहीं, और हम लोग को और भी जॉनरास देखने को मिल रहे हैं कि जैसे क्राइम थ्रिलर ये सब। तो जैसे मतलब यहाँ पे मुझको आजकल, जैसे मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, और इसी वजह से मैं क्लियरली नहीं बोल सकता, लेकिन मुझको ऐसा लग रहा है कि जिस स्टीरियोटाइप को, जिस रोमांटिक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए इंडियन कंटेंट अब क्या कहते हैं क्राइम थ्रिलर के और बढ़े थे, अब वही चीज़ जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए अब क्राइम थ्रिलर जॉनरा जो हो गया है वो स्टीरियोटाइप हो गया है। कि अब जैसे मतलब मुझको नहीं, बहुत ही कोई रेयर कोई टीवी शो होगा, वेब सीरीज होगी कोई ऐसा जो क्या कहते हैं थोड़ा मतलब कि ऐसा नहीं होता कि रोमांटिक स्टोरी खराब होती है, वो ऐसा पोर्ट्रे ऐसा करवा दिया जाता है ना, खास मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फिल्म्स में, कि वो क्रिंज लगता है, ठीक है। क्योंकि जैसे रोमांस इज अ पार्ट ऑफ मतलब आर इमोशंस, तो जैसे वो गलत नहीं है। हम में से कई सारे लोग क्या कहते हैं हॉलीवुड मूवीज में जैसे अडोर करते हैं वो कई मतलब कुछ जैसे रोमांटिक मूवी, जैसे मुझको अभी एक का नाम याद आ रहा है, रॉबर्ट पैटिंसन है उसमें, रिमेंबर मी करके, तो वो वाली मतलब कि मुझको रोमांटिक मूवी अच्छी लगती है। और इंडिया में भी हैं जो उनको जो रोमांस जैसे इमोशन को, ठीक है, कि मतलब कि अच्छी तरह से पोर्ट्रे करें। तो मैं अपने वो थॉट पे वापस आता हूँ कि जैसे क्राइम थ्रिलर जॉनरा जो स्टीरियोटाइप बनते जा रहे हैं, ठीक है, तो तुमको क्या लगता है ये कितना ज़्यादा सच है? पता है लाइक ये चीज़ मुझे पर्सनली लगती है, मुझे ये नहीं पता कितनी सच है, बट मुझे यार ये लगता है कि पता है इंडियन सिनेमा जो है दे आर अफ्रेड नई चीज़ें ट्राई करने में, ठीक है। उनको यार ये लगता है कि हम ये नई चीज़ ट्राई करेंगे और लाइक ये नहीं चला तो यार ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा, तो इससे बेटर है अभी लाइक फैशन में है क्राइम थ्रिलर्स, तो इसी में दूसरा एक और स्टोरी बना देते हैं। स्टोरीज की कमी है क्या हमारे पास? इंडिया में तो ये होता है कि स्टोरीज की कमी तो होती नहीं, कुछ भी लिख के बना दो स्टोरी बन जाती है। सलमान खान एंड काफी एक्टर्स होते हैं जो अपनी मूवी में स्क्रीन प्ले तक तो यूज करते नहीं है, तो स्टोरीज की कमी नहीं होती। बिल्कुल यार लाइक एग्जैक्टली मुझे यही चीज लगती है कि जैसे आप फॉरेन फिल्म्स में देखते हो तो आप ऐसे जॉनरा देखते हो जो तुमने कभी इंडियन सिनेमा में सुने भी नहीं होंगे, सोचे भी नहीं होंगे कि इंडियन सिनेमा में एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी तक मैंने इंडिया में कोई भी एनिमेटेड फिल्म ऐसी नहीं देखी जो देख के मुझे अच्छी लगी। तो इसी चीज मुझे ये चीज लगती है कि वो एक पैटर्न बन जाता है कि अभी तक क्या था कि लाइक एक
फेज था कि अभी ये रोमांटिक फिल्म्स चल रही हैं, तो तुमने पता ये पैटर्न भी देखा होगा कि दिल वाले हो गई या हाउसफुल टाइप फिल्म्स हो गई, ये एक के बाद एक आती जाती हैं, सबका लाइक कलर पैलेट एकदम सेम है और गाने काइंड ऑफ सेम है, कैरेक्टर सेम है। कलर पहले यूज कहाँ करना आता है लाइक वो ये भी तो बात है, वो चीज सेम बना रहे हैं, ठीक है। लाइक आप तुम लाइक साजिद खान की फिल्म्स देख लो तो वो ऑलमोस्ट दिखने में सेम होती है, स्टोरीज अलग होती हैं, बट हर जिस तरीके से स्टोरीज होती भी नहीं है कभी कभी, लाइक ही इज डायरेक्टिंग द फिल्म्स, तो वो मतलब वो लोग ये नहीं देखते कि स्टोरी के हिसाब से मुझे इसे ऐसे डायरेक्ट करना चाहिए। उनका ये होता है कि यू नो मेरा वो सीन बाय सीन चलते हैं कि ये सीन फनी है, इसको रखना है, मेरा स्टाइल उनका ये होता है कि मेरा स्टाइल ऐसा है, मैं ऐसे ही लाइक सारी मूवीज, वो एक फेज होता है कि वो कॉपी होता जाता है कि अभी ऐसी मूवीज चल रही है। तो मेरे हिसाब से लाइक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे भी अभी समय लाइक तुम पिछले 3-4 साल से देख रहे हो, जब से सेक्रेड गेम्स आया मेरे हिसाब से, तो सेक्रेड गेम्स आया, फिर मिर्जापुर आया, फिर पाताल लोक आया, तो अब वो एक यू नो एक फेज बन चुका है कि इस समय ऑनलाइन ऑडियंस सबसे ज्यादा यही सब चीजें देखती है, थ्रिलर देखती है। एंड जहाँ तक क्लिफ हैंगर्स की बात होती है कि आपने शो को क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया, तो वो तो यार बेसिकली सिर्फ इसलिए होता है कि आप यू नो ऑडियंस वेट करे, बैठी रहे कि यार क्या हो गया शो में और अब मुझे नेक्स्ट सीजन देखना ही देखना है। जैसे ये लगता है कि हमारे यहाँ मतलब कि पता नहीं अंदर से फीलिंग आती है गंदी वाली कि हमारे यहाँ जानबूझ के क्लिफ हैंगर डाल दिए जाते हैं। जैसे पाताल लोक की मुझको यही बात सबसे अच्छी लगी थी कि उसका जो सीजन 1 है ना वो अपने आप में कंप्लीट है। उसका बोला जो अभी मतलब कुछ सुनने में आ रहा है कि उसका सीजन 2 आ रहा है, मतलब कि प्री प्रोडक्शन में है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कई टाइम बाद मुझको एक क्राइम थ्रिलर ऐसी सीरीज मिली जो उसका सीजन 1 अपने आप में कंप्लीट है भाई। कि जैसे अगर मैं बोल दूँ जैसे पाताल लोक का सीजन 2 अप टू द मार्क नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर भी मुझे बोलने को होगा कि नहीं तो, किसी को कि अगर रिकमेंड करूंगा कि सीजन 1 तो देख लो, अच्छा है वो, सीजन 2 भले ही ना देखो। तो ये पाताल लोक की अच्छी बात लगी मुझको। ये लगता है कि कभी कभी लोग जानबूझ के डाल देते हैं, क्यों? क्योंकि वही ट्रेंड में, जो तुमने बात नहीं बोली कि मतलब वो यहाँ पे ट्राई करने से डरते हैं, जो ट्रेंड में बना रहता है उसी बनाते जाते हैं। तो वही मुझको लगा कि अब जैसे हर कोई ऐसा नहीं करता, कुछ लोग ट्राई करना चाहते हैं नया बनाना। जब वो कंटेंट चल जाता है तब इन लोगों को लगता है कि अब मुझे यहाँ जाना है। जैसे वो मुझको जहाँ तक लगता है, मैं ये स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि जैसे जॉन अब्राहम, ठीक है, तो भले ही वो ज़्यादा मूवी में एक्ट ना करता हो, ठीक है, लेकिन जैसे प्रोड्यूस जैसे विकी डोनर से पहले भी मूवीज आई होंगी, लेकिन विकी डोनर जो 2012 में आई थी तो उसने एक स्टीरियोटाइप ब्रेक किया था कि जैसे मतलब वो एक ऐसा टॉपिक जो इंडिया में बात नहीं की जाती है उसको दिखा के मतलब जैसे एक नया ट्रेंड बनाया कि क्या कहते हैं, जो छोटे छोटे जो डेली लाइफ के जो दिक्कतें होती हैं उनके ऊपर भी मूवीज बनाई जा सकती हैं। तो यार लाइक यही चीज होती है ना, जब तक आप रिस्क नहीं लेते हो तब तक आप लेजेंड भी कैसे बनते हो। लाइक आज तुम अगर आयुष्मान खुराना को देखते हो, आयुष्मान खुराना को एज एन एक्टर देखते हो, तो तुम्हारे दिमाग में यही चीज आती है कि यार क्या एक्टर है और क्या एक्टिंग करता है यार, मूवीज कितनी डिफरेंट होती है उसकी। एंड जहां तक तुमने क्लिफ हैंगर्स की बात की, तो क्लिफ हैंगर्स का स्टोरी वाइज होता है, ठीक है एग्जैक्टली, हाँ स्टोरी वाइज काफी इंपॉर्टेंट होता है। बट मुझे यार ये लगता है कि काफी टाइम्स क्लिफ हैंगर इसलिए भी डाला जाता है बिकॉज ऑफ यू नो कि हमारी ऑडियंस है वो हमारे साथ रहे, क्योंकि क्लिफ हैंगर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑडियंस को एक सीजन से दूसरे सीजन तक इंतजार कराना। कि शोज होते हैं, लोग अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, भूल सकते हैं, हाँ एक साल पहले शो देखा था, वो हाइप बिल्ड करना, हाइप बिल्ड करना एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि उसके बाद फिर लोग थ्योरीज बनाने लगते हैं एंड फैंस एंड ये वगैरह। तो यार मुझे लगता है कि हाँ देखो इस रीजन से इनिशियली तो होता है कि स्टोरी की मांग थी, इट वाज यू नो डिमांड ऑफ द स्टोरी कि उसको ऐसे छोड़ा जाए। बट ये भी एक रीजन होता है कि हाँ इट्स बिकॉज ऑफ द मनी, यू नो, बिकॉज ऑफ ताकि लोग शो देखते रहे। बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा ये जो साइकोलॉजी की थोड़ी अपने इंडियन क्या कहते हैं ऑडियंसेस की बात की मैंने, तो यहाँ से मैं थोड़ा लॉकडाउन पे वापस आते हुए तुमसे पूछना चाहूँगा कि आइसोलेशन क्या मतलब, जैसे लॉकडाउन का
आइसोलेशन के साथ कैसा ग्राफ रहा, जैसे होता नहीं कि इंक्रीजिंग रहा, कि जैसे वो मतलब आइसोलेशन और लॉकडाउन का क्या रिलेशन रहा? अगर मेरी बात समझने में ना आए तो मैं थोड़ा इलैबोरेट करूंगा। नहीं, मैं समझ गया यार। देखो लाइक ये एक चीज थी जो ड्रॉप ईयर स्टूडेंट्स और अभी लॉकडाउन वाले, ये एक चीज डिफरेंट थी। हम लोग ड्रॉप जरूर लिए थे बट हम आइसोलेटेड नहीं थे, ठीक है। हमारे पास एक्सेस थे, हम लोगों से मिल सकते हैं, अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं, हम जहाँ जाना चाहे, हम आइसोलेटेड नहीं थे। ये चीज़ मतलब अगर मैं बोलूँ कि यार जैसे तुम्हारी कंडीशन थी वैसे मेरी कंडीशन थी, कोई डिफरेंस थी, ये चीज़ गलत होगी। हम आइसोलेटेड नहीं थे, ठीक है। हम जिससे मिलना चाहे मिल सकते हैं। बट हाँ, ये चीज़ें लॉकडाउन आने के बाद, लॉकडाउन के जो पहले 1-2 महीने थे, जब यार एकदम यू नो एक फियर था कि यार घर से निकल ही नहीं सकते, एक सडन वो पड़ा, हाँ, कि यार घर से निकल ही नहीं सकते वरना बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हाँ, वो 1 महीना काफी आइसोलेशन था, क्योंकि आप अपने घर में अपने रूम में दिन भर बंद रहते हो, आप अपने घर वालों के अलावा किसी से मिल नहीं सकते हो, आप और कुछ कर नहीं सकते हो, बाहर खाने नहीं जा सकते हो, बाहर घूमने नहीं जा सकते हो। तो हाँ, ये चीज थी कि लॉकडाउन में आइसोलेशन था। एंड यू नो और मुझे यार ये ऐसा लगता है कि अगर इफ यू आर फीलिंग आइसोलेटेड या तुमको अकेला लग रहा है तो यू शुड आस्क फॉर हेल्प। लाइक लोगों का क्या हो जाता है ना, मैं तुमको बताता हूँ, लोग कबीर सिंह वाले फेज में चले जाते हैं, ठीक है, कि हम अकेले कमरे में पड़े हैं, अब तो हम फिर से सिनेमा आ गया, ठीक है। फिर वो कबीर सिंह वाला फेज हो जाता है कि बेख्याली में तेरा ख्याल आए, वो फिर वो उनको लगने लगता है कि अब ये कूल जिंदगी है, ये बेख्याली वाली जिंदगी। बट वो चीज उनको ये नहीं समझ में आती कि यार उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है। अगर तुमको ये चीज लग रही है कि मैं दोस्तों से फोन पे बात कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ या घर वालों के साथ बैठा हूँ, फिर भी मुझे काफी अकेला लग रहा है, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो यार आपको अपने फ्रेंड से ही, अपनी फैमिली से चीज बोलनी चाहिए कि यार मुझे आई डोंट फील गुड लिविंग दिस काइंड ऑफ लाइफ एंड मुझे थोड़ा चेंज चाहिए इसमें, क्योंकि उस चीज में कुछ खराबी नहीं है, इस आपके लिए बेनिफिट करेगा। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग दिस काइंड ऑफ लाइफ, तब वो फिर वो बेवकूफ़ी हो जाएगी कि यार तुमको बेसिकली कैसे जेल में डाल दिया गया जिससे तुम निकल सकते हो, बट तुम निकलना नहीं चाहते हो कि तुम्हारे लिए फिर वो तुम कबीर सिंह बन चुके हो। तो ये चीज है। तो जैसे वो चीज कंफर्टिंग लगने लगी है। हाँ, exactly. और क्या कहते हैं, इवन दो पता है वो क्या होता है ना, ये चीज सबके साथ एक पॉइंट पे होती है और मेरे साथ भी हुई है कि कभी कभी आप इतने ज्यादा पेन में होते हो कि फिर वो चीज कंफर्टिंग लगने लगती है। आप उस चीज के यूज्ड टू हो जाते हो कि आपको यार ये लगता है कि अब इससे निकलने का क्या ही फायदा यार, अब वापस इफ आई गो इनटू द रियल वर्ल्ड या इन हैप्पी प्लेस, आई गो बैक टू माय हैप्पी प्लेस एंड फिर आई विल बी अफ्रेड अगेन कि यार मैं वापस इस स्टेट में ना आ जाऊं, इससे बेटर मैं इसमें ही रहना सीखूं। एंड वो तूने कहावत सुनी हो, कहावत क्या वो चीज होती है ना, जुर्म करने से ज्यादा बड़ा जुर्म होता है जुर्म सहना। तो आपको यू शुडंट सफर, आपको सफर नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज कि यू आर ओके विद इट। एटलीस्ट मतलब क्या कहते हैं वो जो एक अगर ख्याल अगर हल्का सा भी आ जाए कि यार नहीं गलत कर, यार आप आइसोलेटेड हैं, तो तुमको सिर्फ उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि यार अब तो लॉकडाउन चल ही रहा है, क्या यार वो मजा कर रहा है, मैं तो वैसे मजे कर नहीं सकता, तो मैं काम करता हूँ वैसे ही गाने चला के बैठा रहता हूँ। तुमको अकेला लग रहा है तो यार तुम रीच आउट करो, क्योंकि लोग हेल्प करते हैं। तो चलो अब तो जैसे हम लोग एक एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत जैसे लॉकडाउन से रिलेटेड थोड़े छोटे मोटे सवाल कि क्या कहते हैं, ये बीइंग एन आर्टिस्ट, तुमको क्या लगा लॉकडाउन तुम्हारी स्किल्स के लिए कितना बेनिफिशियल रहा, अगर रहा कितना रहा, या फिर रहा ही नहीं? यार ये तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि मेरे स्किल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा, क्योंकि यार मैं 1 साल पहले जैसे सोचता था कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, यार ये तो मैं ट्राई कर सकता हूँ बट मेरे से नहीं होने वाला। बट लॉकडाउन में आने के बाद हमको ऐसा एक फ्री टाइम मिला और हमको यार ये करने का टाइम मिला कि इस समय तुम कुछ नहीं कर सकते, वो तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो और तुम्हारी गलती नहीं है, तो तुम फिर वो सब चीजें कर सकते हो जो तुम इतने दिन से टाल रहे थे। तो मैंने बनाना शुरू किया और फिर काफी चीजें, सबसे बड़ा टीचर यूट्यूब है, आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे आप चीजें सीख सकते हो। एटलीस्ट मतलब डोंट हेजिटेट, मतलब ये है मेरा यह है कि अगर आप यूट्यूब पे जा भी रहे हो और आप कुछ सीख रहे हो और आप सीखने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो, आपको और अगर ये इवेंचुअली ये रिजल्ट निकल रहा है कि टाइम बर्बाद कर दिया,
तो क्या ही फर्क पड़ता है, टाइम तो वैसे भी बर्बाद हो रहा है इस लॉकडाउन में। तो ये चीज थी यार, तो आप कुछ भी करो। हाँ, मतलब कि एटलीस्ट मतलब आपने कोशिश की, आपने कुछ नया करने का ट्राई किया और बाकी सक्सेसफुल हो गए उस चीज में, तब तो फिर क्या। तो जैसे एक लास्ट सवाल जैसे ये है कि लोग जैसे इस लॉकडाउन में मतलब कि जैसे तुमने बताया कि मतलब हेजिटेट नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ नया तो एटलीस्ट मतलब करे थे सीखने का, लाइक अभी भी कर सकते हैं लोग, क्योंकि हम लोग तो अभी भी घर ही पे हैं। तो जैसे लोग कुछ सीखे, तुमने लॉकडाउन से अपार्ट फ्रॉम क्या कहते हैं कुछ जैसे ये स्किल्स, तुमने अपनी पर्सनैलिटी में क्या सीखा या क्या चेंज देखा जो एक मतलब तुमको पॉजिटिव लगा, या फिर तुमको लगा कि हाँ यार मतलब ये मतलब एक थोड़ा प्राउड फील करने वाली बात है, कुछ भी जैसे मैं लाइक तुमने अपने अंदर क्या चेंज देखा? मैं सिर्फ लॉकडाउन की बात नहीं करूंगा, मैं अपने पूरे ईयर की बात करूंगा जो मैं घर पे था। तो हाफ ऑफ द टाइम जो ये मेरा आधा 6 महीने गुजरे पहले के, मैं अपने में एटलीस्ट उनको ये चेंज बता सकता हूँ। पहले मैं बहुत पेसिमिस्टिक था कि यार ये नहीं हो रहा है, यार अब क्या होगा, लाइफ तो बर्बाद होने वाली है, जिंदगी बर्बाद हो रही है, क्या ही होना है, दिमाग खराब हो रहा है। एंड फिर कुछ चीजें चेंज हुई, कुछ चीजें मुझे इन्फ्लुएंस की, एंड उससे लाइक मेरी लाइफ में ये एक चेंज आया कि अब कितनी भी चीजें बुरी हो जाए, मैं दुखी नहीं होता ज्यादा। लाइक होता हूँ, लाइक वो तो चीज नेचुरल होती है, बट यू डोंट जस्ट गिव अप कि अब मेरा यार ये चीज नहीं हुई तो आगे जाके लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। मेरा ये होता है कि यार ठीक है, एक फेज है, कि फेज होता है, एक बार होगा, निकल जाएगा, काफी लंबी लाइफ पड़ी, काफी पॉजिटिव चीजें आगे होने वाली हैं। तो ये एक चीज है जिसके लिए मैं एक्चुअली में बहुत ज्यादा प्राउड हूँ अपने ऊपर कि हाँ मैंने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया कि कैसे मैं चीजों को हैंडल करता हूँ। और जैसे मतलब इन जनरल, मतलब मैं एक जनरल पूछ रहा हूँ कि तुमको अगर जैसे कोई अगर ये देख रहा है या सुन रहा है, तो उसको अगर बताना हो कि जैसे इस लॉकडाउन से वो क्या सीख सकता है, ठीक है, तो और मैं एक हिंट दे देता हूँ, ये काफ़ी जैसे ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है। मुझको अपना आंसर तो देना, लेकिन साथ में मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ मुझे क्या सुनना है। मैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी कुछ सुनना चाहता हूँ, ठीक है, तो उससे रिलेटेड भी थोड़ा बता देना कि मतलब हाँ, तो अगर जैसे मैं फिर से अपना क्वेश्चन फिर से पूछूं कि अगर तुम लोगों से बोलना चाहो, मतलब कि अर्ज करना चाहो, रिक्वेस्ट करना चाहो कि इस लॉकडाउन से वो ये तो एटलीस्ट नोटिस करें या सीखें, तो क्या होगा वो? यार इस लॉकडाउन से अगर मैं बोलूं कि वो क्या सीखें, क्या नोटिस करें, एक्चुअली क्लाइमेट चेंज तो मैं एंड में तुमसे बताऊंगा या क्लाइमेट एनवायरनमेंट से रिलेटेड, बट इस लॉकडाउन से यार मैं ये बोलना चाहूंगा कि एज अ कंट्री, या बिकॉज लाइक सबकी हर एक बंदा इंडिविजुअल होता है एंड उसकी फैमिलीज अलग होती है, बट एज अ कंट्री हमें कोऑपरेट करना सीखना चाहिए। डेस्परेट टाइम्स पे जब ऐसी वक्त आए कंट्री की या दुनिया की, वी शुड लाइक हमें ये नहीं करना चाहिए कि यार जैसे तुमने शुरू में देखा अपने काम से काम रखे हैं, तुमने शुरू में देखा कि लोग जमाखोरी करना शुरू कर दिए थे ग्रोसरीज की, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमें यार ये चीज़ सीखनी चाहिए कि ऐसे वक्त पे जिसमें किसी का फॉल्ट नहीं, कोरोना स्टार्ट हुआ तो मैं यार ये नहीं कहूँगा कि चाइना का फॉल्ट है, वो चीज़ नेचुरल थी, वो स्टार्ट हुई। तो यार हमें इस चीज़ ऐसे वक्त में ये चीज़ नहीं करना चाहिए कि दूसरे को वी शुड थ्रो देम अंडर द बस एंड कि यार उसको मर जाने तो हम सेफ हो गए, हम बच गए, यार हमारा क्या ही जा रहा है, हम घर पे हैं, हम एसी में, हम मजे कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि यूनिटी सीखनी चाहिए, कोऑपरेशन सीखना चाहिए एक दूसरों के साथ, दूसरी की भी प्रॉब्लम समझनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। एज अ क्लाइमेट तो यार मैं ये बोलना चाहूंगा एज अ ग्रुप वी हैव एफ्ड अप, ठीक है, वी आर एफ्ड अप एंड वी आर एफ्ड अप, ठीक है। लाइक अगर आज की डेट में जब ये चीज रिकॉर्ड हो रही है तो तुम यूएस वेस्ट कोस्ट पे फायर्स देख रहे होगे, तुम ग्रीनलैंड के आइसबर्ग्स देख रहे होगे, तुम लेबनान में देख रहे होगे क्या हुआ, फिर अभी शायद ये अरेबियन सी में ऑयल स्पिल हो गया था, एंड अभी ये हम ये चीज़ साल के ऊपर डाल देते हैं कि यार ये 2020 बहुत बेकार है एंड 2020 में ऑस्ट्रेलिया में फायर्स हो गया, बट यार हम ये चीज़ नहीं समझते हैं कि इस चीज़ को सिर्फ साल पे डालेंगे और एक्शंस हम चेंज नहीं करने वाले, तो यार ये चीज़ नेक्स्ट ईयर भी होगी और हर साल होती रहेगी। एंड ठीक है, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ वैसे लोग क्या कहते हैं ना
कि अगर आप अपनी लाइफ में एक छोटा सा चेंज ले आओ, आप अगर कार की जगह ये यूज करो तो बहुत डिफरेंस आ सकता है। मैं ये चीज कहता हूँ कि छोटे चेंज की जरूरत नहीं, में बहुत बड़े अपने लाइफ में चेंजेस की जरूरत है, कैसे हम जीते हैं। बस मेन ये है कि खुद को बदल लें, खुद को बदलो और होप करें कि दूसरा भी हमको देख के बदल जाए। लाइक मेरे हिसाब से अब हम एक लाइक एज अ क्लाइमेट, लाइक अगर क्लाइमेट के एस्पेक्ट बात करें, हम एक इमरजेंसी के स्टेट में आ चुके हैं, ठीक है। तुम भी देखते होगे लखनऊ में या दिल्ली में टेम्परेचर एज हाई एज 48 and 49 डिग्रीज जाता है, ठीक है। और बचपन में ज्यादा से ज्यादा मुझे याद है जब गर्मियां होती तो ज्यादा से ज्यादा 44-45 जाता था, ठीक है। तब हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी लखनऊ की, आज टेम्परेचर 45 चला गया और अब 48-47 जाता है, ठीक है। तो हमें बड़े स्टेप्स लेने की जरूरत है अभी, और जो लोग एक्चुअल में अच्छा काम कर रहे हैं उनसे ये चीज सीखने की भी जरूरत है कि कैसे हम इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। एटलीस्ट सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, इग्नोर ना करें। एग्जैक्टली, इग्नोर ना करें। लाइक मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि यार मैं तो यार पता है कोविड हो या कोई भी हो, क्लाइमेट के बारे में तो कोई बात भी नहीं करता है। अगर लाइक अपने अगर आसपास देखो, किसी को घंटा फर्क पड़ता है इस बारे में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पेड़ है पेड़ नहीं, बट उनको ये चीज़ समझ नहीं आती है कि ओवरऑल इकोसिस्टम और उनकी लाइफस्टाइल को कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। एंड ये चीज़ देश लाइक अब मैं भी एग्जैक्टली मैं ये नहीं बोल सकता कि कैसे आप लोगों को लाइफ में चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ी है, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि चेंज का ज़रूरत है। वो तो है बिल्कुल। तो जैसे अब इस चीज़ को थोड़ा ऐसे वो एंडिंग पे लाया जाए, तो जैसे सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि वो इस शो पे मतलब कि ये एपिसोड करके तुमको जैसे कैसा फील हो रहा है, तुमको क्या लगता है कि जैसे तुम फ्रीली बात कर पाए, और जैसे तुम अगर किसी को बताना चाहोगे जो इंटरेस्टेड है शो में आने के लिए, तो उसको जैसे क्या बताना चाहोगे इस शो के बारे में? यार मेरे लिए तो मैंने कभी ऐसे पब्लिकली ज़्यादा स्पीक किया नहीं यार, बोला नहीं है, तो मेरे लिए तो काफ़ी एक्साइटिंग था। मैं सुबह से ज़्यादा बहुत एक्साइटेड था कि यार आज तुम्हारे साथ शूट करना है और काफ़ी रात में मज़ा आने वाला है, तो मेरे लिए तो काफ़ी एक्साइटिंग रहा। एंड मैं बोलूँगा यार पता है कि अगर आपका फ्रेंड कोई ऐसा इनिशिएटिव लेता है तो आपको पार्ट भी लेना चाहिए और उसका सपोर्ट भी करना चाहिए, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट एंड बीइंग इन एन आर्टिस्ट कम्युनिटी, ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझता हूँ कि आपका सपोर्ट करने में ना आपका कुछ नहीं जाता है। सो मैं कहूँगा कि यार अगर उत्कर्ष के जितने भी फ्रेंड्स हैं, एंड मैं जानता हूँ तुम्हारे बहुत फ्रेंड्स हैं, तो यार उन सबको आना चाहिए भाई, और पता है ये चीज़ काफ़ी लंबी चलनी चाहिए। तो मतलब अभिषेक को अब थोड़ा गुड बाय बोलते हैं। मैं यार तुमसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हाँ पूछो। तुमको क्या चीज़ इंस्पायर की कि यार मुझे टॉक शो खोलना है, एक टॉक शो खोलना है? अच्छा, वैसे तो मतलब क्या कहते हैं, टॉक शो तो काफ़ी बड़ी चीज़ हो गई, लेकिन मतलब इवेंचुअली कर तो यही चीज़ है, टॉक शो ही कर रहे हैं, लेकिन जैसे उतने ग्रैंड लेवल पे नहीं, अपने जितना हो सकता है। तो बेसिकली मतलब ये था ना कि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत क्या कहते हैं अफेक्ट हो जाता हूँ जब मैं किसी और को थोड़ा परेशानी में देख लूँ, या फिर मतलब तो मुझको लगता है कि यार अगर मैं सफ़र किया मतलब कि थोड़ा बहुत जैसे मुझको जो एक्सपीरियंस हुआ, क्या पता किसी और को हुआ हो, और मुझको लगता है कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए किसी और के साथ। अगर मुझको हो गया तो ठीक है, दूसरे को नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी थिंकिंग है। तो वही लगा कि यार जैसे बात करने को, जैसे अगर मेरा एक्सपीरियंस हो तो जैसे अपने एज वाला, ठीक है, या फिर अपने थॉट्स किसी को बता सको, तो ऐसा कोई था नहीं, ठीक। तो क्या कहते हैं, मुझको लगा कि चलो ठीक है, और वो मैं अब थोड़ा समझ गया हूँ, अब थोड़ी मेरी थिंकिंग वो इवॉल्व हो गई है। लेकिन जब कहते हैं जून में के अराउंड मैं भी जैसे थोड़ा बहुत जैसे इससे अफेक्ट हो जा रहा था कि जैसे वो आसपास लोगों को देख रहा था कि वो जैसे कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर प्लानिंग में लगे हुए हैं। मुझको वही तो लग रहा था कि यार क्या कहते हैं, मतलब मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। उस समय मैं बस यूट्यूब चैनल पे क्या कहते हैं सिर्फ मूवी रिव्यूज़ डाल रहा था, ठीक। तो मुझको लगा यार मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। फिर मुझको लगा कि नहीं यार, जैसे एक ही बात दिमाग में है कि सबकी लाइफ की जर्नी अलग अलग होती है, ठीक है। और अगर मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वही तो जो तुमने एक बात बोली कि लॉकडाउन में आप घर में क्या ही कर सकते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो बातें हुई थी, तो यही लगा कि जैसे अगर जैसे मेरा कॉन्शियंस है बोल रहा है कि नहीं तुम कुछ गलत नहीं किए, तुम जो भी अपना किए वो गलत नहीं किए, तो ठीक है। अब वही मुझको लगा कि यार
जैसे क्या पता कुछ लोगों का दिमाग ये उनको ना बोले, ठीक है, तो एटलीस्ट जैसे वो लोग अगर अपने आसपास लोगों को देखेंगे कि अच्छा ठीक है, मैं नहीं किया तो उसने भी नहीं किया तो वो खुश है तो मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव तो बस यही है कि क्या कहते हैं ये कि सबके साइड की स्टोरी लाना। हाँ कि इतनी सारी स्टोरीज में बता सकूं। मैं किसी को जैसे मैं कुछ चीज़ें चाहता हूं जो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बोली थी, मैं वही रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि तो जैसे एक की जो मेरा गेस्ट है जो भी आए, ठीक है, वो मैं बुलाऊं ना, जैसे मैं खुद ना बुलाऊं, ठीक है, वो अपने आप जैसे वो मेरा पहला एपिसोड था जब शर्वांश को मैंने पूछा था कि भाई आओगे, ठीक है, क्योंकि वो मेरा बहुत ही खास जैसे भाई टाइप का, तो जैसे मैं उससे बोल भी सकता था, जैसे मुझको लगा कि ये फिर भी बात करेगा मुझसे जैसे मैं चाह रहा हूँ एकदम खुल के फ्रीली। तो फिर मेरा ये था कि क्या कहते हैं, मुझको लगा कि अब लोग जैसे पहला एपिसोड देख लिया ना, अब मैं किसी को ना बुलाऊं, अब लोग खुद मुझे अप्रोच करें, ठीक है। ये कोई ऐसा ईगो वाला नहीं कि मतलब नहीं कि लोगों का मन है बात करने का, क्योंकि इससे ये होगा ना कि जब दोनों साइड्स का मन होता है ना बात करने का, तब वो कॉन्वर्सेशन लगती है, ठीक है। मैं भी मानता हूँ कि जैसे ये सब मतलब कि जो लोग गेस्ट आते हैं या फिर जिनको थोड़ा बहुत लगता होगा कि ये क्या कहते हैं रैंडम बातें होती हैं या फिर Q&A लगता है, तो मैं मानता हूँ, क्योंकि जैसे वो बातें करते रहेंगे तो जैसे आप लोग भी जैसे इंटरेस्टेड नहीं होंगे देखने में वो ऑडियंस की हर चीज़ के बारे में। तो थोड़ा जैसे मैं इसी वजह से इसको सीजन्स में बांटा हूँ इस शो को, कि जैसे सीजन 1 लॉकडाउन के एक्सपीरियंस के ऊपर है, और लॉकडाउन में जितनी भी साइकोलॉजीज जो थोड़ा बहुत जैसे वो कि हम लोग कितना साइकोलॉजिकली मतलब अफेक्ट हुए, वो मतलब उसके बारे में बात करने। तो हाँ, तो मेरा पहला ये है कि लोग अगर खुद आएंगे बात करने तो वो दिल से बात करेंगे, वरना जैसे होता नहीं कि जैसे तुमने एक बार बोले कि मेरे कई सारे दोस्त हैं, ठीक है, तो वही मुझको एक लगता है कि अगर मैं एक हल्की सी रिक्वेस्ट करूंगा तो वो आ जाएंगे, लेकिन वो फिर अपनी मर्जी से नहीं आएंगे, ठीक है। पता है बात करने से अब सबको थोड़ी हिचकिचाहट होती है। हाँ, यार अब वो मैं आके मेस ना कर दूं, मैं आके मेस अप ना कर दूं, कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूं, मैं जोक ना बन जाऊं, उस चीज का मेरे हिसाब से पता है लाइक मेरे को एक चीज मेरे एक फ्रेंड ने बोली थी, बहुत सिंपल चीज है कि डूइंग इज बेटर देन नॉट डूइंग। ये सुनने में बहुत फनी है, बट इसका बेसिकली मतलब मैंने ऐसे लिया कि अगर कुछ करने का मन कर रहे हैं ना तो करो, बाद में कर लो, ट्राई, हाँ कर लो, कितना भी पता है कितना भी पागल हो, कितना भी कोई भी कैसी भी चीज हो आप करो, क्योंकि ऑनेस्टली लाइफ की सबसे जो है ना पागलपंती वाली चीजें होती है ना, और अगर आप तुमने वो नहीं की हो तो बाद में जाके रिग्रेट करते हो कि यार वो करना चाहिए था। हाँ, ये शो तो इतना मीनिंगफुल है कि आपको एक्चुअली एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और आप अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो, तो उसका कोई टेंशन नहीं है फिर। तो मतलब मेरा सेकंड पॉइंट बस जो मैं कंक्लूड करना चाहूँगा वो यही है कि मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं इतनी सारी स्टोरीज ले आऊँ ना कि ऑडियंस में कोई एक बंदा जो क्या कहते हैं ये अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन में है, या फिर अभी उस वाली फेज में है कि यार मैं लाइफ में जैसे वो पर्पस उसको नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि देखो मैंने काफ़ी जैसे इस लॉकडाउन में मैंने काफ़ी बहुत कुछ सोचा, मैंने ओवर थिंकिंग नहीं, लेकिन जैसे मैंने अलग अलग बहुत सारी चीज़ें सोची, तो एक लगा कि यार हम लोगों की लाइफ का पर्पस क्या है। ये तो जैसे काफ़ी जैसे वो फिलोसफिकल बात है, लेकिन जैसे अभी अगर थोड़े जैसे कुछ ही सालों की बात की जाए तो मेरा थोड़ा प्लान है कि क्या पता मैं थोड़ा फिल्म मेकिंग में चला जाऊं, तुम्हारा है कि तुम थोड़ा डिज़ाइनिंग में थोड़ा और तुम ग्रो कर जाओ। तो जैसे अगर उतना भी अगर कोई नहीं सोच पा रहा है और थोड़ा डरा हुआ है, तो इस स्टोरी इतनी सारी स्टोरीज में कोई एक स्टोरी तो मतलब थोड़ी बहुत वो रिलेट कर पाएगा, और अगर उससे थोड़ा बहुत भी अगर माइंड चेंज हुआ ना, क्योंकि देखो एक होता है ना कि इंसेप्शन जो मूवी है वो मुझे काफ़ी डरावनी लगती है। मैं डरावनी एक सेंस में बोल रहा हूँ, एक ही मेरा वो पॉइंट है कि अगर आप किसी के मन में कोई थॉट अगर डाल दो तो कितना ज़्यादा डेवस्टेटिंग हो सकता है। ये हमने वो लियोनार्डो डिकैप्रियो की क्या कहते हैं वाइफ जो मॉल थी, तो मैं सही से शायद प्रोनाउंस नहीं किया होगा, तो उसमें जो मतलब कि जो भी उसके साथ उसका जो होता है फ्यूचर, जो भी उसका कैरेक्टर जिससे
गो थ्रू होता है, तो मतलब मुझे लगा कि यार एक थॉट इतना कुछ बना दिया, तो वो तो चलो एक नेगेटिव वे था, लेकिन अगर जो मेरा कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो हाँ डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारा पूरा एफर्ट यही है कि किसी की लाइफ में एक डिफरेंस लाए। एंड जो लोग, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे साथ भी सेम यही चीज थी, मैं क्लूलेस था कि यार मैं इंजीनियरिंग क्यों कर रहा हूँ, मेरे को डिजाइनिंग करना, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ इंजीनियरिंग करने, फिर उसके बाद क्या करूंगा, लाइफ का क्या है, बस ऐसे एग्जिस्ट करेंगे यार। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें होती है ना, वो छोड़ देनी चाहिए, फिर यार हो जाएगा। आपको करंटली आप जो अपना बेस्ट कर सकते हो आपको करना है, फिर चीजें अपने आप आपकी लाइफ में मीनिंग लेंगी। बस वही बात है कि करिए जो अभी जो नहीं कर पा रहा है ना, मैं बस उसको वही बोलना चाह रहा हूँ कि करो तो पहले, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने स्कूल लाइफ में बहुत चीजें की, बट मैं सिर्फ उन चीजों के लिए रिग्रेट करता हूँ जो मैंने नहीं की। मैं कभी उन चीजों के लिए रिग्रेट नहीं करता जिसके लिए मैं एम्बैरेस हुआ या लोग मुझ पे हंसे। मुझे वो सब चीज सोच के काफी अच्छा लगता है कि दोस आर माय फनी मेमोरीज। बट उन चीज को सोच के रिग्रेट होता है कि यार ये चीज करनी चाहिए थी, यार इतना और थोड़ा चले जाना चाहिए था एक्सटेंड तक, और इतना पागलपंती करना चाहिए था। तो यू शुड, एवरीबॉडी शुड ट्राई, यू नो जैसे नाइकी बोलता है, जस्ट डू इट। हाँ जस्ट डू इट। तो वही है कि मतलब यही मेरा पूरा मोटिव था ये शो स्टार्ट करने का, और देखते हैं अभी कहाँ तक जाता है आगे। जाएगा यार, बहुत आगे। मैं तो डिसाइड करके बैठा हूँ कि यार मैं सीजन 2 में हर सीजन में आऊंगा, हर टॉपिक पे बात करूंगा। बिल्कुल थैंक यू। और सीजन रेगुलर बन के मैं हर सीजन में आऊंगा, मेन कैरेक्टर। तो क्या कहते हैं अभिषेक भाई, ये एपिसोड करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, इस शो पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर अब जल्दी मिलते हैं तुमसे, ठीक है? ख्याल रखो, चलो बाय बाय। तो सबसे पहले थैंक यू जिन्होंने ये एपिसोड एंड तक देखा। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप लोग अभिषेक का पेज एक बार चेक जरूर करें। इन सबकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आपका भी मन कर रहा है शो पर आने का, तो मैंने इसका एक पार्टिसिपेशन फॉर्म ऑलरेडी बना रखा है, आपको इस फॉर्म का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं भी चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आप लोग अपना ख्याल रखें, बाय।